नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो आइए दोस्तों, हम भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम प्रस्तावना की शुरुआत करते हैं। अब तक देखो, अगर बच्चों हम बात करें, हमारा भारतीय संविधान चला हुआ था और हमने भारतीय संविधान में जो हमारा संविधान का निर्माण था, संविधान का जो निर्माण था वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने जो भारतीय संविधान के स्रोत थे, जो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज बच्चों जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और वो है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो बच्चों आज जो हम बात करेंगे वो प्रेम्बल के बारे में बात करेंगे, प्रस्तावना के विषय में बात करेंगे। तो पहले से ही प्रस्तावना जो है आपकी बोर्ड पे लिखी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसी की जो ये जो प्रस्तावना है, हम इसके एक एक जो शब्द है, एक एक जो इसका वर्ड है, उसका जो मतलब है वो समझते हुए चलेंगे कि किस वर्ड का मतलब कहां पर क्या है। हमारी जो प्रस्तावना है वो क्या कहना चाह रही है, उसका मतलब क्या है। तो एक एक वर्ड का हम मतलब समझते हुए चलेंगे और एग्जाम के हिसाब से जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी वो मैं आपको नोट कराता हुआ चलूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है बच्चों, वो लिखी किसके द्वारा की गई। तो अगर हम बात करें, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी संविधान का निर्माण, तो मैंने उसमें बताया था कि जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, उस तीसरी बैठक में, संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लाई थी और उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर उसी उद्देश्य प्रस्ताव ने क्या रूप ले लिया, उसी ने रूप ले लिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लिया बच्चों। तो पहली चीज कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई, तो पहली चीज क्लियर होगी बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। तो मैं बच्चों यहां पे साइड में लिखता हूं आपके, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। पहला पॉइंट होगा प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी, लिखी गई थी। प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी बच्चों। तो पहली चीज क्लियर ये होगी कि जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है बच्चों, वो किसके द्वारा लिखी गई, तो वो लिखी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बच्चों उस समय जब ये 13 दिसंबर 1946 को आपकी संविधान सभा में रखी गई थी, तो उस समय इसका एक नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। तो याद रखना, जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में हम बोल देते हैं प्रेम्बल। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो लिखी गई वही बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब उसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं। अब एक बार हम प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं। तो अगर हम प्रस्तावना को पढ़े तो इसकी शुरुआत है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को। तो बच्चों हमने जो प्रस्तावना की शुरुआत की है वो हमने की है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। देखो बच्चों यहां पे वर्ड आया हम भारत के लोग, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है। वहां पे वो ऑप्शन देगा आपको, हम भारत के लोग, वे भारत के लोग, तुम भारत के लोग, सब भारत के लोग। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, हम भारत के लोग। यानी जो प्रस्तावना की शुरुआत होती है वो किन शब्दों से होती है बच्चों, तो वो होती है हम भारत के लोग से। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बच्चों, प्रस्तावना की शुरुआत प्रस्तावना की शुरुआत प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोगों से होती है। हम भारत के प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के
लोगों से होती है। हम भारत के लोगों से होती है। तो बच्चों, प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई? तो प्रस्तावना लिखी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उसके बाद अगर बात करें कि जो प्रस्तावना की शुरुआत हुई है, तो प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से हुई है? तो प्रस्तावना की शुरुआत हुई है हम भारत के लोगों से। हम भारत के लोगों से प्रस्तावना की शुरुआत हुई। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो हम भारत के लोग भारत को, अब यहां पे बच्चों बात समझो, हम भारत के लोग भारत को, तो अगर आप ये पूरी प्रस्तावना पढ़ोगे, पूरी प्रस्तावना को ध्यान से अगर देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आप पूरी प्रस्तावना को जब ध्यान से पढ़ोगे तो उस पूरी प्रस्तावना में जो भारत शब्द आया है बच्चों, वो केवल कितनी बार आया है? वो आया है केवल 2 बार। हम भारत के लोग भारत को, यानी प्रस्तावना में भारत शब्द का जो वर्णन हुआ है बच्चों, वो कितनी बार हुआ है? तो प्रस्तावना में जो भारत शब्द का वर्णन हुआ है वो कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रस्तावना में भारत, प्रस्तावना में भारत शब्द का वर्णन, प्रस्तावना में भारत शब्द का वर्णन 2 बार हुआ है। प्रस्तावना में भारत शब्द का वर्णन 2 बार हुआ है। प्रस्तावना में भारत शब्द का वर्णन 2 बार हुआ है। तो भाई प्रस्तावना में भारत शब्द का वर्णन कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। हम भारत के लोग भारत को, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आगे चीजें देखते हैं। तो आगे चीजें हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब यहां पे वर्ड आया है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इस वर्ड का मतलब क्या है बच्चों? तो इस वर्ड का हम मतलब समझ लेते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश किसे कहा जाता है। तो बच्चों यहां बात समझिए, यहां एक वर्ड आया है प्रभुत्व संपन्न। वर्ड हमारा क्या है? हमारा वर्ड है प्रभुत्व संपन्न। और उस प्रभुत्व संपन्न वर्ड को अगर हम समझे तो प्रभुत्व संपन्न को हम इंग्लिश में सोवरेन बोल देते हैं। प्रभुत्व संपन्न उस देश को कहा जाता है बच्चों जो अपने आंतरिक और बाह्य फैसले खुद लेता है। अपने आंतरिक और बाह्य फैसले जो खुद लेने में सक्षम होता है, उस देश को हम प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। तो ये प्रस्तावना ये कह रही है कि भारत जो है वो एक कैसा राष्ट्र है? तो इसमें बता रही है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। अगर बच्चों बात करें हम 1947 से पहले या 1930 की बात करें या 1925 की बात करें, तो उस समय भारत एक राष्ट्र के तौर पे तो था, लेकिन हम एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं थे, क्योंकि हमारे आंतरिक और बाह्य फैसले ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिए जा रहे थे। जब ब्रिटिश सरकार हमारे आंतरिक और बाह्य फैसले ले रही थी तो हम प्रभुत्व संपन्न नहीं थे। लेकिन जो प्रस्तावना है वो ये बता रही है कि अब हम जो फिलहाल हैं वो वर्तमान में हम क्या है? प्रभुत्व संपन्न है। तो ये जो है ना प्रभुत्व संपन्न का मतलब है वो देश जो अपने आंतरिक और बाह्य फैसले लेने में खुद सक्षम है, उसे प्रभुत्व संपन्न कहा जाएगा। मैंने कहा था कि आपको एक एक वर्ड का मतलब बताता हूं, चलूंगा, ठीक है। उसके बाद है समाजवादी, उसके बाद है समाजवादी, और उसके बाद है पंथ निरपेक्ष, और उसके बाद है वर्ड एक है लोकतंत्रात्मक, और उसके बाद है बच्चों वर्ड है गणराज्य। अब इनका मतलब समझते हैं। हम प्रभुत्व संपन्न वर्ड का मतलब समझ गए। अब अगर समाजवादी वर्ड की बात करें, समाजवादी वर्ड की बात करें, तो जो समाजवादी वर्ड है इसके यहां पर 2 संदर्भ हैं आपकी, ठीक है। एक तो आप इसका जो एक अर्थ है आपका प्रस्तावना से संबंधित है, मतलब प्रस्तावना से संबंधित तो है। एक हमारा इसका मतलब अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आपने पढ़ा होगा कि आपका अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है, आपकी समाजवादी है, आपकी साम्यवादी है आपकी, ठीक है। तो यहां पे समाजवादी जो मतलब है ये आपका समाज के कल्याण से संबंधित है, समाज के कल्याण से संबंधित है। उसके बाद वर्ड है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है इसे कहीं कहीं पे धर्म निरपेक्ष भी लिखा आता है, लेकिन जो ओरिजिनल वर्ड है वो बच्चों हमारा क्या है? वो ओरिजिनल वर्ड जो है हमारा वो है पंथ निरपेक्ष। इसकी मतलब अगर बात करें तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र किसी भी एक धर्म या पंथ या समुदाय को समर्थन नहीं करेगा।
इसका मतलब यह है कि जो हमारा देश है वो पंथ निरपेक्ष है। देश जो है उसका कोई पंथ कोई धर्म नहीं है। देश में रहने वाले लोगों का पंथ हो सकता है, देश में रहने वाले लोगों का धर्म हो सकता है, लेकिन देश का कोई धर्म क्या है वो नहीं होगा। जैसे अगर भारत की बात करें तो जो भारत का नाम है, भारत का जो नाम है वो है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गणतांत्रिक भारत। लेकिन यदि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का नाम है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इस्लाम को अपना राष्ट्र धर्म घोषित किया है, लेकिन भारत का कोई भी राष्ट्र धर्म नहीं है आपका। भारत में रहने वाले लोगों का धर्म हो सकता है, लेकिन देश का कोई भी धर्म नहीं होगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें लोकतंत्रात्मक, और उसके बाद एक वर्ड गणराज्य। लोकतंत्र वर्ड का जो मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब है कि हमारा जो देश है उसमें जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। अगर किसी देश में वहां की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है तो उस देश में लोकतंत्र होता है, उस देश में लोकतंत्र होता है। तो हमें पता है कि जो भारत है, भारत में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। जब जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है तो हमारे देश में क्या हो गया, लोकतंत्र हो गया। उसके बाद जो बच्चों अगला वर्ड है वो है गणराज्य। अगला जो वर्ड है बच्चों वो है गणराज्य। अब जो गणराज्य वर्ड है इसका मतलब यहां पे गणतंत्र भी है, यानी भारत में लोकतंत्र भी है और भारत में क्या है, गणतंत्र भी है, और भारत क्या है कि गणराज्य है। अब हम बात करेंगे कि ये लोकतंत्र और गणराज्य गणतंत्र में क्या डिफरेंस है। देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, अगर किसी देश का सर्वोच्च व्यक्ति चुना जाता है, यदि किसी देश का सर्वोच्च व्यक्ति चुना जाता है तो उस देश में गणतंत्र होगा और वो देश एक गणराज्य कहलाएगा। भारत में सर्वोच्च कौन है बच्चों, तो बच्चों भारत में सर्वोच्च है राष्ट्रपति। भारत में हर 5 साल में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, हर 5 साल में राष्ट्रपति को चुना जाता है। इस वजह से भारत एक क्या हो गया, गणराज्य हो गया। वहीं अगर बात करें हम ब्रिटेन, जिसके हम गुलाम भी रहे, जिसने हम पे शासन भी किया, तो अगर ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में जो सर्वोच्च है वहां पे राजा है और राजा का कभी भी निर्वाचन नहीं होता है। जो राजा होता है वो वंशानुगत होता है, आज वो राजा है, कल को उसका लड़का होगा, परसों उसका लड़का होगा। वहां पे कोई निर्वाचन पद्धति नहीं है। तो इस वजह से अगर बात करें हम तो ब्रिटेन के अंदर लोकतंत्र तो है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर गणतंत्र नहीं है आपका। भारत के अंदर लोकतंत्र भी है और भारत के अंदर गणतंत्र भी है बच्चों। उसके बाद बात करें बच्चों लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा इसका समस्त नागरिकों को, अब जो भारत के नागरिक हैं, उन जो भारत के नागरिक हैं, नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए गए, क्या अधिकार दिए गए, उनके बारे में अगर बात करें तो ये कह रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है बच्चों। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, तो प्रस्तावना में है बच्चों 3 प्रकार का न्याय। कितने प्रकार का न्याय है बच्चों, 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा है, एक है सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और एक कौन सा हमारा राजनीतिक न्याय। तो सीधी बात पूछेगा कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, तो बच्चों कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रस्तावना में 3 प्रकार, प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। और बच्चों वो न्याय 3 प्रकार का जो न्याय है वो कौन कौन सा है, एक है हमारा सामाजिक न्याय और एक कौन सा है हमारा, तो वो है आर्थिक, और एक बच्चों हमारा कौन सा है, तो वो है हमारा राजनीतिक न्याय। हमारा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है तो बच्चों प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात होगी, तो 3 प्रकार का न्याय होगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो उसके बाद है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार,
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी इसका मतलब यह है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही है बच्चों? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है बच्चों? 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो कौन कौन सी है? तो हमारी पहली जो स्वतंत्रता है वो कौन सी है? विचार। दूसरी अभिव्यक्ति की, तीसरी विश्वास की, चौथी धर्म की और 5वीं उपासना की। और जो बच्चों ये 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है, इन स्वतंत्रताओं को आपको क्रमबद्ध तरीके से ऐसे ही याद करना पड़ेगा। सीधा सीधा आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो आप याद रखोगे कितने प्रकार की स्वतंत्रता भैया? 5 प्रकार की। और न्याय कितने प्रकार का था? तो न्याय था हमारा 3 प्रकार का। तो इसे मैं रफ करता हूं और ये चीजें यहां पे लिख देता हूं। आपकी न्याय वाली चीज, जो आपकी स्वतंत्रता वाली चीज है, उसे मैं यहां पे लिख रहा हूं पॉइंट डाल के। अगर कोई नोट्स बनाना चाहे तो बना सकता है, ठीक है। मैं हर एक चीज जो एक एक पॉइंट है वो आपको लिखवा रहा हूं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रस्तावना में 5 प्रकार, प्रस्तावना में 5 प्रकार की, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन हो गया प्रस्तावना में? 5 प्रकार की। और वो 5 स्वतंत्रता बच्चों कौन कौन सी होगी? सामाजिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और न्याय कितने प्रकार का था हमारे पास? 3। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है बच्चों, देखो इसे क्रम से याद रखने हैं, 5 के 5 वर्ड। और याद रखने का तरीका यह है, आप दिमाग में ला सकते हैं चीज से गौतम बुद्ध थे। तो मतलब इसका मतलब ये यहाँ पे कि भारत में विचार, अपने जो विचार हैं, जो मस्तिष्क में विचार हैं, उन्हें आप विचार, मन में कुछ भी विचार ला सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। आप अपने विचारों को रख सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। आपका किस पे विश्वास है, क्या है, वो आपका पर्सनल मैटर है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आपकी उपासना, पूजा पद्धति क्या होगी, वो आप पे डिपेंड करता है। इन सब की भारत में क्या है? स्वतंत्रता है आपकी। ठीक है, तो उन्हें 5 को याद करने का तरीका ये हो सकता है, आप अपने माइंड में ला सकते हैं। भाई अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। तो अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें, गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई, तो गौतम बुद्ध के मन में सबसे पहले क्या आया होगा बच्चों? विचार आया होगा। तो याद रख लो, गौतम बुद्ध से विचार, और फिर उन्होंने अपने विचारों को क्या कर दिया? अभिव्यक्त। और कुछ लोगों ने उनके विचारों पे क्या कर लिया? विश्वास। और वो क्या बन गया? एक धर्म। और लोग उसकी क्या करने लगे? उपासना। तो सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। तो आप याद रखोगे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है बच्चों? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, उसके बाद आगे बच्चों, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। तो आपसे पूछेगा कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता है, समानता है? तो 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा की और अवसर की। न्याय कितने प्रकार का हो गया? 3। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होगी? 5। आपका समानता कितने प्रकार की होगी? 2। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। आगे लिख रहा हूं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा, यानी कि संविधान सभा द्वारा, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये इसमें कह रहा है कि जो संविधान सभा है ना, संविधान सभा, तो अगर कभी आपसे पूछे कि संविधान सभा में संविधान के लागू होने की तिथि बच्चों क्या बताई गई है, तो आपकी जो प्रस्तावना में जो तिथि बताई गई है बच्चों, वो क्या है? 26 नवंबर 1949। यानी कि जो प्रस्तावना में डेट दी गई है संविधान लागू होने की, वो क्या दी गई बच्चों? 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो इसमें बताया गया संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी कि स्वीकार करते हैं, स्वयं को सौंपते हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो ये जो आपको प्रस्तावना के जो मेन प्रमुख वर्ड थे, इनका एक एक वर्ड का मैंने आपको मतलब बता दिया। ठीक है, अब कुछ चीजें प्रस्तावना से जुड़ी हुई और चीजें हैं, उन्हें और देख लेते हैं प्रस्तावना से जुड़ी हुई चीजों को। तो अगर हम बात करें कि जो हमारी प्रस्तावना है, अगर हम प्रस्तावना की बात करें
तो प्रस्तावना के संदर्भ में एक केस गया था 1960 में, वो था बेरूबारीवाद 1960 में। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से मना कर दिया था और ये कहा था कि जो हमारी सरकार है, संसद है, वो प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद गया था 1973 में, तो उसमें कहा कि अगर सरकार यदि चाहे तो प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। लेकिन प्रस्तावना का जो मूलभूत ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ सरकार किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगी। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी आपको। तो फिर उसी के आधार पर सरकार एक 42वां संविधान संशोधन लाती है 1976 में, और सरकार उसके आधार पर प्रस्तावना में संशोधन कर देती है। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूं, तो पॉइंट लिखता हूं, आपकी चीजें समझ में आएगी। मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं बेरूबारीवाद 1960। बेरूबारीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय, बेरूबारीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से मना कर दिया। भाग मानने से मना कर दिया। तो भैया सुप्रीम कोर्ट में एक वाद गया 1960 में, वाद का नाम था बेरूबारी बनाम भारत संघ। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और सरकार प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकती। उसके बाद फिर एक वाद जाता है 1973 में, उसका नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। भाई जो केशवानंद भारती वाद आया था 1973 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और यदि संसद चाहे तो इसमें चेंजेस कर सकती है, इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन साथ ही एक थ्योरी और दी, उसे कहा जाता है आपका आधारभूत सिद्धांत या मूलभूत ढांचा कहा जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। उसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना में चेंजेस तो कर सकती है, लेकिन जो उसका मूलभूत ढांचा है उस मूलभूत ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो अब जो आपके सरकार थी उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पूछा कि मूलभूत ढांचा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी आप इसमें चेंजेस करोगे, संशोधन करोगे, तो हम इस पर नजर रखेंगे और हम समय समय पर बताएंगे कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, उसमें क्या क्या चीजें आई। जैसे अगर वर्तमान में बात करें तो जो गणराज्य है वो मूलभूत ढांचे में आता है, आपका पंथ निरपेक्ष है मूलभूत ढांचे में आता है। तो सरकार ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर है, इनके साथ किसी प्रकार की भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसी के बिहाफ पे अगर बात करें हम, तो सरकार ने एक संशोधन करा और वो संशोधन करा 1976 में। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 42वें
संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। तो भाई हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, कट रहा है क्या इसमें? ठीक है, कट तो ना कुछ भी। और कितना ये दिख रहा है? 1976, ये सर्वोच्च, ये इतना, कोई नहीं, ये तो मैं बोल दूंगा। ठीक है, तो बच्चों ये मैं बोल ही रहा हूं, 42वां संविधान संशोधन 1976 है ये। ठीक है, अगर वीडियो में कट गया होगा तो मैं रिपीट कर रहा हूं, 1976। और उसके बाद के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। ठीक है, 3 नए शब्द जोड़े गए। अब हम देख लेते हैं कि वो जो 3 नए शब्द हैं वो कौन कौन से थे। वो जो 3 नए शब्द थे वो कौन कौन से थे। तो अगर 3 शब्दों की बात करें बच्चों, तो आप यहां पे देख सकते हैं वे 3 नए शब्द ये थे। एक जो हमारा वर्ड था बच्चों, वो था हमारा समाजवादी। और एक वर्ड जो बच्चों जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। और एक बच्चों अगर एक वर्ड की बात करें तो एक वर्ड था हमारा अखंडता। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे बच्चों आपका 1976 में। तो याद रखना कि संशोधन के द्वारा कितने शब्द जोड़े गए बच्चों? तो 3 शब्द जोड़े गए। एक हो गया हमारा समाजवादी, एक हो गया पंथ निरपेक्ष, और एक बच्चों एक वर्ड हमारा कौन सा हो गया? एक वर्ड था बच्चों हमारा अखंडता। अखंडता वर्ड भी 1976 में ही जोड़ा गया था बच्चों। ठीक है, तो 1 सेकंड रुकेंगे बच्चों, पानी पीते हैं, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, तो 1976 में कितने शब्द जोड़े गए थे बच्चों? 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हुई है मैंने आपको जो है बोल दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अब बच्चों हम आगे चलते हैं। तो हमें पता लगा कि जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। ठीक है, अब प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ 2-4 महत्वपूर्ण चीजें और हैं, उन महत्वपूर्ण चीजों को और समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों हम प्रस्तावना में बात करें, एक प्रस्तावना में वर्ड है आपका स्वतंत्रता, ये रहा वर्ड स्वतंत्रता। और प्रस्तावना में एक वर्ड है आपका समानता, समानता। और प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता है समानता, स्वतंत्रता, समानता। और एक वर्ड है आपका बंधुता। अगर बच्चों इन 3 शब्दों की बात करें, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, तो स्वतंत्रता और समानता जो बंधुता शब्द हैं, ये बच्चों फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। तो बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, और बंधुता की अवधारणा, बंधुता की अवधारणा फ्रांस से ली गई है। बंधुता की अवधारणा फ्रांस से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। ठीक है बच्चों, याद रखना जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुता है, इसकी जो अवधारणा है वो फ्रांस से ली गई है। इसी प्रकार बात करें जो हमारी प्रस्तावना में न्याय है 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये रूस से लिए गया आपका। तो अगर हम यहां बात करें सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक
न्याय की अवधारणा, राजनीतिक न्याय की अवधारणा रूस से ली गई है, रूस से ली गई है। तो आपका सामाजिक आर्थिक व जो राजनीतिक न्याय की अवधारणा है बच्चों, वो हमने कहां से ली है बच्चों? तो बच्चों वो हमने जो अवधारणा ली है वो हमने रूस से ली है। तो याद रखना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा फ्रांस से ली है। सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय की अवधारणा बच्चों हमने कहां से ली है? तो वो ली है बच्चों हमने रूस से। और याद रखना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अब तक कितनी बार संशोधन हुआ? केवल एक बार संशोधन हुआ। और वो कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। कितने वर्ड जोड़े गए? वो 3 नए वर्ड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर बात करें जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना, इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया है। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पे पॉइंट लिख लेंगे, प्रस्तावना को भारतीय संविधान, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है। तो जो प्रस्तावना है बच्चों, उसे भारतीय संविधान की क्या कहा गया? आत्मा कहा गया है। अगर हम बात करें बच्चों, जो डॉक्टर हमारे B.R. अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की जो आत्मा कहा था बच्चों, वो अनुच्छेद 32 को कहा था। बाकी जबकि जो संविधान सभा के अन्य सदस्य थे, उन्होंने संविधान की जो आत्मा की संज्ञा दी थी बच्चों, वो किसे दी थी? प्रस्तावना को दी थी। तो सिंपल बात याद रखना। इसी के साथ बच्चों, संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था N.A. पालकीवाला, सॉरी N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला ने, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। संविधान का परिचय पत्र कहा था। संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो याद रखना भाई, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा था? तो क्या कहा था? संविधान का परिचय पत्र कहा था। इसी प्रकार संविधान सभा के बच्चों एक मेंबर और थे, K.M. मुंशी। इन्होंने, K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को, K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। तो बच्चों ये जो कथन है याद रखना कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया, N.A. पालकीवाला ने परिचय पत्र भी कहा, और K.M. मुंशी ने इसे राजनीतिक पत्र की, राजनीतिक जो पत्री है, सॉरी राजनीतिक जन्मपत्री है, उसकी भी संज्ञा दी थी। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें, तो हमने कल भारतीय संविधान के स्रोत पढ़े थे। तो हमने स्रोत में बात की थी कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है बच्चों, वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से। जबकि प्रस्तावना की जो भाषा का कॉन्सेप्ट लिया गया है बच्चों, वो कहां से लिया गया हमारा? तो वो लिया गया है बच्चों ऑस्ट्रेलिया से। ये चीजें जो भारतीय संविधान की जो स्रोत टॉपिक पढ़ाया था, स्रोत टॉपिक में बच्चों ये चीजें हमारे द्वारा पढ़ा दी गई थी। तो बच्चों आज जो हमने टॉपिक पढ़ा वो हमारा कौन सा था? प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अलग अलग जो संविधान के विशेषज्ञ थे उनके द्वारा इसे अलग अलग संज्ञा दी गई, अलग अलग इनके ऊपर टिप्पणी की गई। तो याद रखना, प्रस्तावना में जो जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी बच्चों, वो एक एक चीजें आपको करा दी। तो प्रस्तावना में भारत शब्द का जिक्र कितनी बार हुआ है? 2 बार। प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है? हम भारत के लोगों से होती है। ठीक है। न्याय कितने प्रकार का है? 3। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5। समता कितने प्रकार की है? 2। संशोधन कितनी बार हुआ? 1 बार। कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए बच्चों? 3 शब्द जोड़े गए। तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा प्रस्तावना टॉपिक था, प्रस्तावना टॉपिक को हमने कवर कर लिया।
इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी प्रस्तावना से, जो यूपी पुलिस के ध्यान में रखती है, जो महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, वो हम सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो हमने इसमें कवर अप कर लिया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।